बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट पढ़ रहे हैं। हेल्थ असेसमेंट में हमने इसका जो यूनिट 6 है वो स्टार्ट किया था। यूनिट 6 जो कि असेसमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हमने इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये जो स्लाइड्स हैं वो हमने पढ़े थे। कुछ हमने GI सिस्टम के फंक्शंस को टच किया था, कुछ असेसमेंट जो है वो हमने पढ़ी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्डोमिनल असेसमेंट। अब एब्डोमिनल असेसमेंट जब हम करेंगे तो इसमें हमने क्या करना होगा, तो लिखा है DR जर्म, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर जर्म या डॉक्टर जर्म आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे DR और फिर GERM से क्या क्या बनते हैं। एब्डोमिनल एसेस जब कर रहे हो तो आप लोगों ने D से डिस्टिंक्शन, इसको देखना है कि कहीं डिस्टिंक्शन तो नहीं हुआ है, यानी जो एब्डोमेन है वो फूल तो नहीं गया है। कोई लीवर प्रॉब्लम हो सकती है या कोई बावल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जिसकी वजह से एब्डोमेन है जो है वो उभर रहा हो। लीवर प्रॉब्लम इस तरह हो सकती है कि जो अल्ब्यूमिन है एक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, तो अल्ब्यूमिन लीवर में बनती है। जब लीवर में कोई डिफेक्ट होगी तो अल्ब्यूमिन नहीं बनेगी। अल्ब्यूमिन जब नहीं बनेगी तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी और फिर जो है फ्लूइड जो है वो लीक करके एब्डोमेन में जाके जमा होगी, एसाइड्स बनेंगे, तो इससे एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंशन होगी। रिजिडिटी, यानी बोर्ड लाइक, कभी कभी इस तरह हो सकता है कि रिजिडिटी हो सकती है। रिजिडिटी तब होती है जब कोई ब्लीडिंग हो रही हो। G से गार्डिंग है, मस्कुलर टेंशन व्हेन टच। गार्डिंग मीन्स, गार्डिंग अपनी हिफाजत करने को कहते हैं। इसमें इस तरह होता है कि हम जब एब्डोमेन के मसल को टच करते हैं तो नॉर्मली जब एब्डोमेन के मसल जो होते हैं उसमें टेंशन पैदा होती है और वो इस तरह सुकड़ से जाते हैं, तो इसको कहते हैं गार्डिंग। मीन्स कि वो सेंस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोई टच हो गई, तो इस तरह वो गार्डिंग करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि मस्कुलर टेंशन होती है या नहीं जब टच करते हैं। तो ई से है एक्हाइमोसिस। स्टूडेंट्स, एक्हाइमोसिस जो है ये डिस्कलरेशन है, स्किन की डिस्कलरेशन होती है जब स्किन के अंडरनीथ के जिसमें अंडरनीथ कोई ब्रूजिंग हुआ हो। ब्रूजिंग ऐसे इंजरी को कहते हैं स्टूडेंट्स के जिसकी वजह से कोई स्किन में ब्रेक नहीं आती, बल्कि स्किन जो है वो इंटेक्ट रहती है और इसके नीचे ज़ख़म होता है, इसको हम कहते हैं ब्रूजिंग। तो इस ज़ख़म की वजह से वहाँ पे स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि एक्हाइमोसिस तो कहीं डिस्कलरेशन तो नहीं हुई है। रीबाउंड टेंडरनेस, इन्फेक्शन, कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से रीबाउंड टेंडरनेस होती है। रीबाउंड टेंडरनेस उस पेन और उस डिस्कम्फर्ट को हम कहते हैं कि जब प्रेशर अप्लाई करके फिर प्रेशर को जब रिलीज़ किया जाए तो ये सडनली पेन, सडनली डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। पेशेंट जो प्रेशर है उसको जब रिलीव किया जाए, हमने अभी हाथ रखा, प्रेशर अप्लाई किया तो अभी ठीक है पेशेंट, लेकिन जब हमने ये प्रेशर हटा लिया तो फिर उस पेशेंट को सडनली पेन और सडनली डिस्कम्फर्ट होता है। इसे हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस, जो कि अक्सर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, पेंक्रियाटिक इन्फेक्शन ख़ास करके, इनमें ये रीबाउंड टेंडरनेस होती है। मासिस को हम देखते हैं। इंस्पेक्शन, जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, ये तो असेसमेंट थी कि असेसमेंट में हम कौन कौन सी चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं वो हमने पढ़ी। अब इंस्पेक्शन जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7S करेंगे। 7S हम अप्लाई करेंगे। 7S में कौन कौन सा है, सबसे पहले सिमेट्री एंड मूवमेंट विद रिस्पायरेशन। हम सिमेट्री को देखेंगे कि सिमेट्री जो है एब्डोमेन की ठीक है या नहीं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि रिस्पायरेशन, जब रिस्पायरेशन होती है तो इसके साथ जो मूवमेंट्स होती है वो दोनों साइड पे होती है या नहीं, और किस किस्म के मूवमेंट्स होते हैं वो देखते हैं। स्कार देखते हैं कि कोई निशानात वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा हम जो स्ट्रे है वो देखते हैं। स्ट्रे झुर्रियों को कहते हैं कि कोई झुर्रियाँ तो नहीं बने हैं। स्टोमा देखते हैं। स्टूडेंट, स्टोमा एक ओपनिंग होता है एब्डोमेन में, ये जो सर्जन होता है वो बनाता है ताकि वो जो वेस्ट होते हैं उनको इन ऑर्डर टू रिमूव द वेस्ट,
कभी कभार इस तरह होता है कि जो लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट है रेक्टम, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या एनस में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये जो एनस के थ्रू जो स्टूल की पैसेज है वो कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं। कोई ऐसी सर्जरी होते हैं, ये जो पेरिनेल टीयर की सर्जरी होती है, कभी कभार वो उसकी जब कम्प्लिकेशन हो जाती है पेरिनेल टीयर की सर्जरी करके ऐसा करते हैं कि ये जो रूट होता है फीसिस पास करने का, जो नॉर्मल रूट होता है, इसको सील कर देते हैं और उसके एब्डोमेन में एक सुराख बना देते हैं, एब्डोमेन में एक ओपनिंग बना देते हैं, जिसके थ्रू ये जो वेस्ट वगैरह है फीसिस, इसको रिमूव करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई स्टोमा वगैरह तो एब्डोमेन में नहीं बना है। हम अम्बलाइकस जो होता है, अम्बलाइकस नेवल को कहते हैं, उसका शेप देखते हैं कि वो इन्वर्टेड है यानी अंदर की तरफ है, नॉर्मली तो वो इन्वर्टेड होता है, फ्लैट है, या फिर वो ईवर्टेड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये हम देखते हैं। शेप ऑफ द फ्लैंक, फ्लैंक के शेप को देखते हैं। फ्लैंक क्या है स्टूडेंट्स? ये जो एरिया होता है रिप्स और हिप बोन के, जो लास्ट रिप्स होती है इसके और हिप बोन के दरमिया का जो एरिया होता है ये फ्लैंक कहलाता है। तो हम देखते हैं कि फ्लैंक की शेप जो है वो किस तरीके का उसका शेप है, फुल है वो या स्ट्रेट है, ये हम देखते हैं। स्किन लीजन, हम देखते हैं कि स्किन में कोई दाग धब्बे वगैरह तो नहीं है। इसके बाद हम 4P से अप्लाई करते हैं। 4P कौन क्या क्या करते हैं 4P अप्लाई करके? सबसे पहले प्रोमिनेंट वेन्स को देखते हैं। प्रोमिनेंट वेन के लिए जो स्वेल वेन होते हैं ना स्टूडेंट्स, स्वालो हुए जो वेन होते हैं जिसमें स्वेलिंग हो जाती है, उनके लिए ये मेडिकल टर्म कैपुट मिडूसा जो है ये इस्तेमाल होता है। तो उनको हम देखते हैं। पल्सेशन विजिबल आयोर्टिक एनोरिज्म, कभी कभी जो आर्टरीज़ की पल्सेशन होती है वो विजिबल होती है, विजिबली वो देखा जा सकता है कि ये देखो ये आर्टरी जो है ये पल्सेशन कर रही है। तो ये अक्सर जो एक कंडीशन होता है आयोर्टिक एनोरिज्म का, उसमें होता है। आयोर्टिक एनोरिज्म ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक आयोर्टा जो है, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है आयोर्टा, उसमें एक बल्ज बन जाती है, उसका एक पार्ट जो है वो उभर आता है, एक बलून की शक्ल का हो जाता है, जिसमें कभी कभार उससे लीकेज के भी, ब्लड के लीकेज के भी जो है ख़तरे होते हैं, लेकिन उसकी जो पल्पेशन है वो नज़र आती है। तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे इस एरिया पे आयोर्टिक एनोरिज्म है। पेरिस्टालसिस विजिबल, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को देखते हैं कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट विजिबल है या नहीं। पिगमेंटेशन देखते हैं। कूलिन साइन जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, कूलिन साइन जो है ये एक टर्म है जो कि जो नेवल है, नेवल के अम्बलाइकस के इर्द गिर्द डिस्कलरेशन के लिए हम कूलिन साइन यूज़ करते हैं कि जब भी कभी यहाँ पे नेव जो है नेवल, इसके इर्द गिर्द पिगमेंटेशन हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है, तो उसके लिए हम कूलिन साइन लफ्ज़ यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम ओनली 1D करते हैं। 1D का मतलब है डिस्टेंशन, के स्टमक जो है वो फूला तो नहीं है, सॉरी एब्डोमेन जो है वो फूला तो नहीं है, यानी उसमें कोई फैट तो नहीं है, उसमें कोई फ्लूइड तो नहीं है, यानी एसाइड तो नहीं बना है, फीटस उसमें तो नहीं है, मतलब कि बच्चा उसमें तो नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम भी फूलता है ना, डिस्टिंग हो जाता है एब्डोमेन जो है। तो फीटस को देखते हैं। फ्लेटस तो नहीं है, फ्लेटस मीन्स के कोई गैस वगैरह तो उसमें नहीं जमा है, और फीसिस तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन फीसिस की नहीं हो गई है, जिसकी वजह से भी एब्डोमेन जो है वो उसकी डिस्टेंशन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एब्डोमेन की डिस्टेंशन है, ये स्ट्रे यहाँ पे है, जो झुर्रियाँ बन गए हैं। ये एक ईवर्जम वाला अम्बलाइकस है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसे। इसके अलावा यहाँ पे आप लीजन देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लीजन स्किन पे बने हैं, ये इसे स्ट्रे कहते हैं, जो झुर्रियाँ मैंने आप लोगों को बताई। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नॉर्मल एब्डोमेन है, ये नॉर्मल एब्डोमेन आप देख सकते हैं। ज़ाइफोइड प्रोसेस जो स्टर्नम होता है उसका ज़ाइफोइड प्रोसेस दिखाया गया है, कोस्टल मार्जिन दिखाए गए हैं, और यहाँ पे मिड लाइन आप लोगों को दिखाया गया है। इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइंस दिखाए गए हैं, अम्बलाइकस दिखाया गया है। ये जितने भी चीज़ें हैं ये नॉर्मल एनाटॉमी से रिलेटेड है, और ये डिस्टिंक्ट स्टमक है जो कि जिसमें एब्डोमेन है जिसमें डिस्टिंक्शन आ गई है।
सरफेस एनाटॉमी फॉर असेसमेंट, असेसमेंट के लिए ये सरफेस एनाटॉमी आप लोगों को दिखाई गई है। स्टूडेंट्स आपने ये याद करने हैं, ये आपने इस तरीके से याद करने हैं कि जब आप असेसमेंट के लिए जाओ, फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए जाओ, कोई फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो उस टाइम आपको याद होने चाहिए कि कौन सा ऑर्गन जो है वो किस एरिया पे है। रिप्स, फर्स्ट रिप कहाँ पे है, सेकंड रिप कहाँ पे है, कहाँ पे ख़त्म होती है, और किडनीज़ की लोकेशन क्या है, यूरेटर की लोकेशन क्या है, ये आपने मालूम करनी होती है। आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है वो कंटिन्यू है। इसमें अस्कल्टेशन अगर करें, अस्कल्टेशन किस तरीके से कर सकते हैं। प्लेस द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप टू द राइट ऑफ द अम्बलाइकस, जो डायफ्राम होता है स्टेथोस्कोप का, इसको हमने जो अम्बलाइकस है, जो नेवल है, उसके राइट साइड पे रखना है। राइट साइड पे रखने के बाद बावेल साउंड्स यहाँ पे बावेल साउंड्स स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है इस एरिया पे जहाँ पे हमें रखने को कहा है, यहाँ पे आपको बावेल साउंड जो है वो अब सुनाई देना स्टार्ट करेंगे, जिनको कहते हैं बोरबोरिक मी साउंड्स, या इनको बोरबोरिक मी साउंड्स भी कहते हैं, या बोरबोरिक माई साउंड्स भी इनको बोलते हैं। आर कास्ट बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये किसकी वजह से, ये बोरबोरिक माई साउंड्स जो होते हैं किस वजह से निकलते हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसकी वजह से ये सुनाई देते हैं। इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 5 to 30 पर मिनट, 5 to 30 टाइम पर मिनट, एक मिनट में 5 to 30 टाइम ये मूवमेंट जो है वो हो सकती है और ये साउंड सुनाई देती है। अकर एवरी 5 to 10 सेकेंड, और इसकी अकरेंस कितनी है, हर 5 to 10 सेकेंड में ये अकर होते हैं। एब्सेंस ऑफ बावेल साउंड, बावेल साउंड की एब्सेंस जो है वो क्यों होती है, तो लिखा है पेरेलाइटिक इलस और पेरिटोनाइटिस। कभी कभार इस तरह भी हो सकती है कि पेरेलाइटिक इलस हो सकती है। पैरालाइटिक इलस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये एक मसल कंट्रक्शन होती है ना एब्डोमेन में, नॉर्मल एब्डोमेन में मसल कंट्रक्शन होती है जिसकी वजह से फूड जो है वो मूव करते हैं थ्रू आउट द इंटेस्टीन। तो इस कंडीशन में पैरालाइटिक इलस में इस तरह होता है कि ये जो मूवमेंट हो रही होती है ये टेम्पोररीली कुछ मुद्दत के लिए पैरालाइज हो जाती है, मूवमेंट छोड़ देती है। तो जब ये पैरालाइज हो जाती है तो बावेल साउंड जो है वो उस टाइम एब्सेंट होते हैं। पेरिटोनाइटिस जब हो जाती है तो उस टाइम भी इस तरह होता है कि पेरिटोनाइटिस क्या है, जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे एब्डोमेन के इर्द गिर्द उनके इन्फ्लेमेशन को पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो उस टाइम भी कभी कभार बावेल साउंड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। परकशन, एज यू प्रैक्टिस परकशन यू विल रिकॉग्नाइज डिफरेंट साउंड। बार बार अगर परकशन को प्रैक्टिस किया जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स जो होते हैं वो समझ आना स्टार्ट हो जाती है। ईच साउंड इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर अंडरनीथ, हर एक साउंड जो है वो अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। दिस चार्ट ऑफर ए क्विक गाइड ऑफ परकशन साउंड एंड दियर सोर्सेज, ये जो चार्ट दिया गया है यहाँ पे परकशन साउंड उनके सोर्सेज बताए गए हैं। साउंड टेम्पनी जैसा साउंड जो है उसकी जो क्वालिटी होती है वो ड्रम लाइक होती है, ड्रम लाइक क्वालिटी इसकी होती है। और ये कहाँ पे ये सुनाई देती है, जब किसी एरिया में इंक्लोज्ड एयर हो। इंक्लोज्ड एयर कहाँ हो सकती है, एयर इन बावेल, जो बावेल होते हैं वो इंक्लोज्ड एरिया है ना, उसमें जब एयर आ जाती है तो वो एक इंक्लोज्ड एरिया में एयर होती है और उस पे जो साउंड उससे निकलती है उसकी क्वालिटी ड्रम लाइक है, ड्रम लाइक आवाज़ निकलती है और इसे हम कहते हैं कि ये टेम्पेनी साउंड है। रिजोनेंस साउंड कहाँ से निकलती है, रिजोनेंस साउंड इसकी क्वालिटी होलो होती है, होलो साउंड होती है। ओवर एरियाज ऑफ पार्ट एयर एंड पार्ट सॉलिड, कोई ऐसे एरियाज जिनका एक पार्ट सॉलिड हो और उस सॉलिड पार्ट के अंदर जो है एयर भी हो, जैसे कि नॉर्मल लंग्स जो होते हैं, नॉर्मल लंग्स सॉलिड स्ट्रक्चर है उनके अंदर एयर भी होता है, तो उससे रिजोनेंस साउंड जो है वो सुनाई देती है। हाइपर रिजोनेंस की साउंड की क्वालिटी जो है वो बूमिंग है, यानी बहुत ही ज़्यादा रिजोनेंस। ओवर एयर, अगर एयर बहुत ज़्यादा हो लंग्स के अंदर, जैसे कि एम्फाइसीमा में होता है, जो एम्फाइसीमा की कंडीशन होती है ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, इसमें ओवर एयर जो है वो लंग्स के अंदर जमा हो जाती है जिसकी वजह से हाइपर रिजोनेंस साउंड सुनाई देती है।
डलनेस, थर्ड लाइक, ये जो डलनेस है थर्ड लाइक मीन्स गिड़गिड़ाने की आवाज़, जैसे गिड़गिड़ाते नहीं हैं इस किस्म की आवाज़ कब निकलती है? ओवर सॉलिड टिश्यू, जब किसी सॉलिड टिश्यू पे परकशन करते हैं, चाहे वो लीवर हो, स्प्लीन हो या हार्ट हो। फ्लेटनेस साउंड, फ्लेट इसकी क्वालिटी है, ये कब निकलती है? डेंस टिश्यू पे, जब डेंस टिश्यू पे हम टैपिंग करें, परकशन करें तो वहाँ से फ्लेटनेस और साउंड जो है वो सुनाई देती है, जैसे कि मसल पे या बोन पे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में अब है पल्पेशन। इंश्योर दैट योर हैंड आर वार्म, पहले ये यकीनी बनाना है कि हैंड जो है वो वार्म हो ताकि पेशेंट इरिटेट ना हो। स्टैंड ऑन पेशेंट राइट साइड, पेशेंट के राइट साइड में खड़ा होना है क्योंकि ये डोमिनेंट साइड होता है। हेल्प टू पोजीशन द पेशेंट को अपनी पोजीशन दुरुस्त करने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। आस्क वेदर द पेशेंट फील एनी पेन बिफोर यू स्टार्ट, एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले पेशेंट से पूछना है कि दर्द किस जगह पे है। बिगिन विद सुपरफिशियल एग्जामिनेशन, स्टार्ट में सुपरफिशियली एग्जामिन करना है, यानी बहुत ज़्यादा डीप उसको पल्पेट नहीं करना है, सुपरफिशियली देखना है, सुपरफिशियली उसको पल्पेट करना है। उसके बाद मूव इन सिस्टमेटिक मैनर थ्रू द एब्डोमेन क्वाड्रेंट, एब्डोमेन क्वाड्रेंट के थ्रू एक सिस्टमेटिक मैनर में आगे बढ़ना है। मतलब कि अब फर्स्ट वन जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ चेक कर लिया, उसके बाद जो लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ जाए, उसके बाद राइट लोअर क्वाड्रेंट पे जाए, उसके बाद लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट पे जाए। इसके अलावा रिपीट पल्पेशन डीपली, जो डीप पल्पेशन होता है उसको रिपीट करना है बार बार, क्योंकि इससे सही तौर पर अंदाज़ा लग सकता है बार बार जब डीपली पल्पेशन किया जाए। अब पल्पेशन, डीप पल्पेशन और लाइट पल्पेशन को एक्सप्लेन किया गया है। लाइट पल्पेशन में लिखा है डिटरमिन टेंडरनेस एंड ग्वार्डिंग, इससे जो टेंडरनेस होती है, कोई डिस्कम्फर्ट होती है उसको मालूम किया जा सकता है, और जो ग्वार्डिंग होती है जैसे कि हम जब मसल्स पे टच करते हैं तो वहाँ पे वो टेंशन आ जाती है, तो उसको चेक करने के लिए भी हम लाइट पल्पेशन करते हैं। कीप योर फिंगर्स टुगेदर एंड प्रेस टू ए डीप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर यूजिंग द पेड फ्लैट सरफेस ऑफ योर फिंगर विथ ए जेंटल सर्कुलर मोशन। कि लाइट पल्पेशन के लिए क्या करना है, अपने जो फिंगर्स हैं उनको कीप टुगेदर करना है और फिर एक ऐसी डेप्थ पे के अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर तक हो, ऐसी डेप्थ पे प्रेस करनी है। अपने जो हैंड के फ्लैट सरफेस है जिसे हम पेड्स कहते हैं, उससे जो है क्या करनी है, जो प्रेस करनी है 1 सेंटीमीटर तक, उससे नीचे नहीं जाना, अपने फिंगर के थ्रू करना है और जेंटल सर्कुलर मोशन से इस तरह जो है वो चेक करना है, जहाँ पे जिस तरह तरीके से ये यहाँ पे किया जा रहा है। मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव करना है, इस तरह मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब डीप पल्पेशन में क्या करना है, डीप पल्पेशन परमिट इंस्पेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन एंड डिलाइनेशन ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल मासेस। डीप पल्पेशन जो है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके थ्रू जो हम इंस्पेक्शन होते हैं उसको हम परमिट करते हैं, हम इंस्पेक्शन करते हैं डीप पल्पेशन के थ्रू किस चीज़ की, इंटरनल ऑर्गन की, और जो इंट्रा एब्डोमिनल मासेस होते हैं, कोई मासेस वगैरह बने हैं इंट्रा एब्डोमिनली, तो उनको हम इसके थ्रू डिलाइनेशन यानी उनकी वजाहत करते हैं। स्टार्ट विद द क्वाड्रेंट अपोजिट टू वन वियर द पेन इज़ लोकेटेड, हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमने जो जिस क्वाड्रेंट में पेन है उसके अपोजिटली, हमने जिस क्वाड्रेंट में पेन है डायरेक्टली वहाँ पे हमने नहीं पल्पेशन स्टार्ट करनी है, उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में हमने पल्पेशन स्टार्ट करनी है और आगे आगे आराम से बढ़ते जाना है। प्लेस योर नॉन डोमिनेंट हैंड ऑन द टॉप ऑफ योर डोमिनेंट हैंड, जो डोमिनेंट हैंड होता है वो नीचे होना चाहिए और नॉन डोमिनेंट हैंड जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए। लीवर पल्पेशन, अगर लीवर की हम पल्पेशन करें तो 1.25 सेंटीमीटर बिलो राइट निपल, 1.25 सेंटीमीटर बिलो 10th एंड 2.25 सेंटीमीटर बिलो लेफ्ट निपल, 1.5 kg 15 सेंटीमीटर विथ। यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट निपल के 1.25 सेंटीमीटर नीचे अगर हम देखें तो वहाँ पे हम लीवर को पल्पेट कर सकते हैं। अब
लेफ़्ट साइड पे भी हम इसी तरीके से लेफ़्ट निपल के 2.25 ली हम नीचे जब जाके देखते हैं तो वहाँ से हम लीवर को पल्पेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम इसकी जो वेट है लीवर की यहाँ पे लिखा है कि 1.5 to 2.5 इसकी केजी होती है, 2.5 तक होती है लीवर की जो वेट है। और इसके अलावा 15 सेंटीमीटर इसकी वेट होती है। परकशन ऑफ द लीवर, लीवर को परकस हम किस तरह करेंगे? परकस द लीवर टू determine its size 6 to 12 centimeter at mid clavicular line or 4 to 8 centimeter at mid sternal line। जब हम mid clavicular line से इसकी साइज़ को डिटरमिन करना स्टार्ट करेंगे तो 6 to 12 सेंटीमीटर हमें रिज़ल्ट मिल सकती है। और जब मिड स्टर्नल लाइन से हम इसको मेयर करना स्टार्ट करेंगे तो 4 to 8 सेंटीमीटर इसकी नॉर्मल साइज़ होती है। हाउ लीवर इज़ पल्पेटेड, अब पल्पेशन किस तरह करना है? इन व्यू ऑफ द डायरेक्शन ऑफ enlargement, palpation for the liver should commence well away from the costal margin in the right iliac area। जो कोस्टल मार्जिन होते हैं उनसे वेल अवे जब हम जाते हैं राइट इलिक एरिया में तो वहाँ से हम अच्छी तरीके से पल्पेट कर सकते हैं लीवर को। द थंब इज़ एक्सटेंडेड टू एक्सपोज द लेटरल मार्जिन ऑफ द इंडेक्स फिंगर। ये जो इंडेक्स फिंगर होता है इसके लेटरल साइड का जो मार्जिन होता है, जैसे यहाँ पे आपको करके दिखाया गया है कि थंब को इस तरह लेटरल मार्जिन की तरफ ले जाया गया है और जो इंडेक्स फिंगर होता है इसको दूसरे साइड से ले जाया गया है। तो इस तरीके से पल्पेशन करनी है। द हैंड इज़ पोजीशनड सो दैट द लेटरल मार्जिन ऑफ द इंडेक्स फिंगर इज़ पैरेलल विद द कोस्टल मार्जिन। इस तरीके से हैंड को पोजीशन करना है कि जो इंडेक्स फिंगर का जो लेटरल साइड होता है, लेटरल मार्जिन होता है वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए कोस्टल मार्जिन से। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की यहाँ पे पैरेलल भी आप लोगों को दिखाई गई है। अब पल्पेशन ऑफ द स्प्लीन की अगर हम पल्पेशन करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रोल द पेशेंट टुवर्ड यू, पेशेंट को अपनी तरफ मोड़ेंगे। Palpate your right hand while using your left hand to press forward on the patient lower lip from the behind। हम इस तरह पल्पेशन करेंगे कि अपने राइट हैंड जो है उससे हम क्या करेंगे? जो लेफ़्ट हैंड है उसको प्रेस करेंगे ताकि जो रिप है, जो लोअर लिप है जो कि बिहाइंडली गया हुआ था वो फॉरवर्ड पुश हो। इसलिए हम ये तरीका करते हैं। इसके बाद फील एलोंग द कोस्टल मार्जिन, हमने जो कोस्टल मार्जिन होते हैं उनको फील करना है। 7 to 14 सेंटीमीटर एंड वेट इज़ 150 ग्राम। 7 to 14 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ होती है और 150 ग्राम इसका वेट होता है। लाई बिटवीन 9th and 11th रिब्स एट द लेफ़्ट साइड, ये 9th और 11th रिब के दरमियान लेफ़्ट साइड में मौजूद होती है। एब्डोमिनल साइंस ऑन एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन करते वक्त कुछ एब्डोमिनल साइंस है उनका आप लोगों को बताया है। फर्स्ट वन है मर्फी साइन। मर्फी साइन ये तब होती है जब कोलिसिस्टाइटिस होता है तो उसमें जो राइट अपर क्वाड्रेंट जो है उसमें जब डीप पल्पेशन करते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि इंस्पायरेशन करे तो वो जब इंस्पायर करता है, ब्रीथिंग इन करता है तो उसको जो है पेन होती है, सीवियर पेन होती है। इसको हम कहते हैं मर्फी साइन, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोलिसिस्टाइटिस है यानी गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है। मर्फी साइन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि एक डॉक्टर था, उसका नाम, जिसने फ़र्स्ट टाइम ये काम किया था उसका नाम मर्फी था, इसलिए इसको मर्फी साइन कहा गया है। मैकबर्नी साइन ये अक्सर अपेंडाइटिस के टाइम पे होता है। ये इसके लिए हम कहाँ देखते हैं? जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे हम इसके लिए हम एग्जामिन करते हैं। इसमें इस तरह होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं और जब इस पॉइंट पे एक हम हाथ रखते हैं तो उस पॉइंट पे क्या होता है? डीप टेंडरनेस फील होती है। तो इसको
इसको हम कहते हैं कि ये मैकबर्नी साइन जो है वो पॉजिटिव आ गया। इसको मैकबर्नी साइन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक न्यूयॉर्क में एक सर्जन था चार्ल्स मैकबर्नी उसका नाम था। उसने फर्स्ट टाइम इसे फाइंड आउट किया था, इस वजह से इसे जो है मैकबर्नी साइन कहा जाता है। ये मैकबर्नीस पॉइंट का मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स, ये कहाँ है, तो ये 2/3 जो राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट होता है, इसका 3 में से जो 2 हिस्सा है उसको अगर हम छोड़ के हाथ रखें तो उस पॉइंट को मैकबर्नीस पॉइंट कहते हैं। और उस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा टेंडरनेस जो है वो फील होती है जब यहाँ पे डीप पल्पेशन की जाती है। ब्लमबर्ग साइन जो है ये भी एक्यूट एपेंडिसाइटिस जो है, जब अपेंडिक्स में कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो इस वजह से जो है ये ब्लमबर्ग साइन भी सामने आती है। ये ब्लमबर्ग साइन जो है ये एक ऐसी पेन होती है कि जब प्रेशर को रिमूव किया जाए तो फिर ये महसूस होती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि प्रेशर को जब अप्लाई किया जाए तो फिर दर्द होती है, लेकिन यहाँ पे इस तरह होता है कि प्रेशर अप्लाई करे तो दर्द नहीं होती, लेकिन जब प्रेशर को रिमूव करे तो दर्द होती है। इसे एक साइंटिस्ट था उसने फाइंड आउट किया था, एक सर्जन था जिसका नाम जैकोब मॉरिट ब्लमबर्ग था। उसकी वजह से इसका नाम जो है ब्लमबर्ग साइन रखा गया है और ये एक्यूट एपेंडिसाइटिस की वजह से होती है। कूलन साइन का हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है कि यहाँ पे जो एम्ब्लाइकल एरिया है, जो नेवल के इर्द गिर्द का एरिया है, वहाँ एकाइमोसिस होती है, यानी स्किन की डिसकलरेशन हो जाती है। और ये वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो ख़ास करके जो पेंक्रियास के इन्फेक्शन होते हैं, पेंक्रेटाइटिस होता है, इसकी वजह से कूलन साइन होता है। और एक और है ग्रे टर्नर साइन, ये भी पेंक्रेटाइटिस की वजह से होती है। जब भी पेंक्रेटाइटिस होता है तो ग्रे टर्नर साइन जो है वो बन जाती है। स्टूडेंट्स ये जो ग्रे टर्नर साइन है ये हमने कहा ना कि कूलन साइन जो है वो जब भी जो ये एरिया होता है नेवल के इर्द गिर्द जो एरिया होता है वहाँ पे डिस्कलरेशन हो जाती है, तो इसे हम कूलन साइन कहते हैं। और एक सर्जन था, गायनेकोलॉजिस्ट भी था, थॉमस स्टेफन कूलन उसका नाम था, उसकी वजह से इसे कूलन साइन कहा गया है। और ये ग्रे टर्नर साइन ये भी एक हाइमोसिस होती है, लेकिन ये जो फ्लैंक होते हैं, फ्लैंक का मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो लोअर रिप होता है वहाँ से लेके हिप बोन तक जो एरिया होता है इसको फ्लैंक कहते हैं। और यहाँ पे जो पेन होती है उसको फ्लैंक पेन कहते हैं। और यहाँ पे जब हाइमोसिस हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ग्रे टर्नर साइन है। ये भी पेंक्रेटाइटिस की वजह से अक्सर हो जाती है। यहाँ पे भी एक सर्जन था, ब्रिटिश सर्जन था, जियोर्ग ग्रे टर्नर उसका नाम था, तो उसने अपने नाम से जोड़ के ग्रे टर्नर साइन इसको नाम दिया है। एब्डोमिनल साइन, यहाँ पे भी आप लोगों को ये बताई गई है। मर्फी साइन कहाँ पे महसूस होती है? पेन राइट अपर क्वाड्रेंट पे महसूस होती है। यहाँ पे ये क्यों होती है? क्योंकि कोलेसिस्टाइटिस यानी गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। रीबाउंड टेंडरनेस, वो टेंडरनेस के जब हाथ रख कर प्रेशर रखा जाए तो टेंडरनेस महसूस नहीं होती, लेकिन जब प्रेशर को हटाया जाए तो टेंडरनेस महसूस होती है, इसे रीबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। पेन अपॉन ये ब्लमबर्ग साइन जो है वहाँ पे इस तरह होता है और लिखा है कि पेन अपॉन रिमूवल ऑफ प्रेशर रादर देन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन में जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो दर्द नहीं होती, बल्कि जब रिमूव करते हैं तो दर्द होती है। या तो पेरिटोनाइटिस हो सकती है या अपेंडिसाइटिस हो सकती है। ये कूलन साइन आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है स्टूडेंट्स। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फ्लूइड थ्रिल हम एसाइड्स को कहते हैं स्टूडेंट्स के फ्लूइड का जमा होना। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम फ्लूइड थ्रिल के लिए क्या कर सकते हैं? तो लिखा है प्लेस द पल्म ऑफ योर लेफ्ट हैंड अगेंस्ट द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। अपना लेफ्ट हैंड जो है उसे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में रखना है। फ्लिक ए फिंगर अगेंस्ट द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, और राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन से हमने फ्लिंक करना है, झटके देने हैं, इस तरह झटका उसको देना है।
फिंगर से। आस्क द पेशेंट टू पुट द एज ऑफ द हैंड ऑन द मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन। पेशेंट से कहना है कि जो मिड लाइन है एब्डोमेन का वहाँ पे हाथ रखिए, जैसे यहाँ पे रखा है पेशेंट ने। तो हम पेशेंट से हाथ रखने को कहेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर हम दोबारा से फ्लिक करेंगे। जब फ्लिक करेंगे तो इफ़ द रिपल इज़ फेल्ट, अगर यहाँ पे रिपल महसूस हुई, रिपल मीन्स के एक लहर की तरह हरकत हुई, एक जो मौजें होती हैं ना समंदर के, उनकी तरह यहाँ पे हरकत हुई, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे फ्लूइड थ्रिल है, यानी एसाइड्स है, यहाँ पे कमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गई है। नर्सिंग डायग्नोसिस हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन एंड पुअर ईटिंग हैबिट एज एविडेंस बाय एब्सेंस ऑफ स्टूल। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि इसको डिहाइड्रेशन थी और उसके ईटिंग हैबिट जो है वो भी पुअर है। इसकी एविडेंस ये है कि इसको स्टूल पास नहीं हो रहे हैं। अल्टर कंफर्ट i.e. abdominal pain related to abdominal cramp and diarrhea as evidenced by nausea, vomiting, decreased gastrointestinal motility and watery stool। इसकी कंफर्ट जो है वो अल्टर्ड हो गई है क्योंकि एब्डोमिनल पेन है, क्योंकि इसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी है, दर्द है एब्डोमेन में, डायरिया है, और जिसकी एविडेंस ये है कि नोजिया वोमिटिंग भी इसको हो रही है, और साथ साथ जो जीआई मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज़ है, और इसको वाटरी स्टूल पास हो रहे हैं। इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फ्रिक्वेंट वोमिटिंग एंड पुअर एपिटाइट। बैलेंस जो न्यूट्रिशन की बैलेंस है वो भी इम्बेलेंस हो गई है क्योंकि न्यूट्रिशन की जो इंटेक है वो बॉडी रिक्वायरमेंट से कम हो रही है, क्योंकि एपिटाइट नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही, और वोमिटिंग जो है वो फ्रिक्वेंट है। समरी अगर इसकी हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वी डिस्कस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वी गॉट एन आइडिया अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड हैड डिस्कशन ऑन some digestive disorders. After that we talk about physical assessment of the digestive system. Moreover some nursing diagnoses were discussed. अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका। जो चैप्टर नंबर 6 था वो कंप्लीट हो चुका। इसका सिर्फ एक ही चैप्टर रहता है, चैप्टर नंबर 7, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ये रेफरेंस से अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आई है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।